स्कूल की क्वीन तूफान झेलकर मेरे साथ रात गुजारने आई, लेकिन मैंने उसे दूर कर दिया। अगली सुबह वो मेरे घर के बगल वाली गली में मरी हुई मिली। अपने आप को कसूरवार मानकर मैंने पुलिस स्कूल ज्वाइन किया और बिना रुके कातिल का पीछा करता रहा। पर मूसलाधार बारिश ने सब निशान धो डाले। 10 साल तक जांच में कुछ नहीं निकला। फिर अचानक एक बिजली ने मुझे मेरी किस्मत के उसी मोड़ पर वापस भेज दिया। गु, मैंने सुना है तेरे माँ बाप बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तू घर में अकेला है। क्या मैं कुछ दिन तेरे घर रह सकती हूँ? बदले में मैं साफ सफाई कर दूंगी। मैं अनजाने में उसे देख रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। ब्यू ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, पर मदद के लिए उसने खुद को हिलने नहीं दिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी हल्की सी कॉम्पती सांस सब मुझे साफ बता रहा था कि वो जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया हूँ। सॉरी। ब्यू ने जल्दी से पीछे हटते हुए कदम बढ़ाया। पैर फिसला और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। मैंने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तूफान की आवाज के बीच हमारे बीच एक खामोशी छा गई। मेरी बाहों में उसकी हिम्मत नहीं हुई हिलने की। मैंने जल्दी से उसे छोड़ा और हल्की रोशनी से दूर पीछे हट गया। तुम इतनी ठंडी लग रही थी, मैंने तुम्हें गर्म करना चाहा। वो बस एक झटका था। सॉरी। कोई बात नहीं। मैं साइड में हटा और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसका चेहरा एकदम सफेद देखकर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। पिछली जिंदगी में मैक्सिंगेट ने अपना जुर्म करने के बाद मुजरिम गायब हो गया था। इस बार मैं सिर्फ उसे बचाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने सालों के जांच के तजुर्बे को इस्तेमाल करके आज रात ही क्राइम सीन पर जाऊंगा और असली कातिल को पकड़ूंगा। ब्यू घबराई हुई एंट्रेंस में खड़ी थी। अपने कपड़ों का निचला हिस्सा खींच रही थी। मुझे चप्पल लेने जाते देख वो और भी बेचैन हो गई। मेरे मोजे गीले हैं, चप्पल गंदी हो जाएगी। मैं नंगे पांव अंदर आ सकती हूँ, बाद में पोंछा लगा दूंगी। तूफानी रात, एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की अकेले, दोनों पूरी तरह भीगे हुए। ये हालत उसे बेहद घबराहट में डाल रही थी। उसने अपने नाखून हथेली में गड़ा लिए खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। जब मेरी पीठ मुड़ी हुई थी, उसने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। तब तक जब उसने कॉफी टेबल पर गर्म चाय और इधर उधर बिखरे डिब्बे देखे, तभी जाकर उसकी तनी हुई पीठ थोड़ी ढीली पड़ी। अपने बाल सुखा लो, अगर बुरा न लगे तो ले लो। क्या तुम मुझे कुछ कपड़े भी दे सकते हो? मेरे कपड़े थोड़े गीले हैं। तब मैंने गौर किया कि वो अपनी भीगी शर्ट को शरीर से चिपकाए हुए थी। चूंकि तुम्हें कपड़े बदलने ही हैं, तो अच्छे से गर्म पानी से नहा लो, वरना ठंड लग जाएगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है, मेरे रूम वाला ले लो। मैं तुम्हारे लिए पानी चला देता हूँ। ये सुनकर कि वो मेरे बाथरूम में नहाएगी, ब्यू ने सिर नीचे कर लिया। शर्माकर उसने बहुत हल्की आवाज में जवाब दिया। पानी बहने की आवाज बाथरूम में गूंजने लगी। ब्यू ने मुझे व्यस्त देखा, फिर आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा, गु, तुम मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ, काफी है। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुमसे तुम्हारे आने की वजह क्यों नहीं पूछी। ब्यू ने हैरानी से सिर उठाकर देखा। मैंने बेचैनी से सिर हिलाया। तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतनी बारिश वाले दिन दरवाजा खटखटाकर रहने की जगह मांगे, इसके पीछे पक्का कोई बहुत अच्छी वजह होगी। क्योंकि तुम्हारे लिए इस बारे में बात करना आसान नहीं है, तो जिद करना बदतमीजी होगी। ये सुनकर ब्यू की आंखें भर आईं। वो उठी, धीरे धीरे मेरे पास आई और अचानक अपना हाथ मेरे सिर के पास दीवार पर रख दिया। मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मुझे तुम्हारी नीयत की चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ रहकर कहीं मेरी ही नीयत खराब हो जाए? मैं दीवार से पीठ लगाए खड़ा था, अपने होंठ दबाते हुए। एक गर्माहट सी दौड़ गई। मुझे तुम पर भरोसा है। उसकी खूबसूरत आंखें बेधड़क मुझे घूर रही थीं। उसके जवाब ने मुझे पूरी तरह निहत्था कर दिया। अब और गहराई में नहीं जा सकता था। मुझे याद आया कि आज रात मुझे एक जरूरी काम करना है, तो मैंने मुस्कुराकर अपने हाथ हटा लिए। जाओ नहा लो। कपड़े बदलने के लिए तुम्हारी बॉडी देखकर ये स्वेटशर्ट तुम्हें ड्रेस की तरह आएगी। फिलहाल काम चल जाएगा। मैं तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता हूँ, फिर ड्रायर में, जल्दी सूख जाएंगे। शुक्रिया। ब्यू मुड़ी और बाथरूम में चली गई। ये शुक्रिया उसे शरण देने के लिए भी था, और मेरी समझ और बर्दाश्त के लिए भी। बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर मैं मुस्कुराया और अदरक वाली चाय बनाने किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। ब्यू बाहर निकली, ढीली ढाली स्वेटशर्ट पहने। भाप से गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। उसकी जांघों की सफेद चमड़ी झलक रही थी। मैंने तुम्हारे लिए चप्पल रख दी है। ब्यू ने वो फर वाली चप्पल पहन ली जो मैंने गर्म करके रखी थी। उसकी शर्माहट थोड़ी कम हुई। रूम से बाहर निकलते ही उसे अदरक और शहद वाली चाय की मीठी गर्म खुशबू आई। मैं हाथ में कप लिए पास आया। मेरी नजर उसकी स्वेटशर्ट के चौड़े कॉलर पर फिसल गई और मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा, लो, थोड़ी अदरक वाली चाय पियो। ब्यू ने कप लिया और छोटे छोटे घूंट पीने लगी। क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? ज्यादा तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ? बिल्कुल नहीं, बस कुछ ही मिनट का काम है। बैठो, मैं 2 अंडे और डाल देता हूँ। जैसे ही मैं उठने लगा, एक छोटे से हाथ ने मुझे रोक लिया। मुझे फ्राइड एग बनाना आता है, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। किचन में पहुंचकर मेरी चाकू चलाने की सफाई देखकर ब्यू हैरान रह गई। चॉपिंग बोर्ड पर बहुत जल्दी मैंने टमाटर और हैम की बराबर स्लाइसें काट दी। ब्यू एक छोटे स्टूल पर चढ़ गई, पंजों पर खड़ी होकर ऊपर वाली शेल्फ से डिब्बा निकालने लगी। उसकी इस हरकत से उसकी ढीली स्वेटशर्ट का निचला हिस्सा अचानक ऊपर उठ गया और मैंने कनखियों से देख लिया। मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया। ब्यू को शायद मेरी नजर का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपनी स्वेटशर्ट नीचे खींचनी चाहिए, लेकिन स्टूल पर संतुलन खो बैठी। मैं पीछे से झपटकर उसे पकड़ने गया, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया और वहां जा लगा जहां नहीं लगना चाहिए था।
उसका शरीर ढीला पड़ा और वो सीधी मेरी बाहों में आ गिरी। मेरे शरीर की खुशबू और उसके शावर जेल की नींबू जैसी महक अचानक घुल मिल गई। हम दोनों वहीं जम गए, तब तक जब तक बर्तन से उबलते पानी के छींटे नहीं उड़े। उसी ने इस अजीब पल को तोड़ा। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटाया, आधा कदम पीछे हटा और उसके हाथ में कड़छी थमा दी। तुम चलाती रहो, मैं अंडे लेकर आता हूँ। मुड़ते हुए मैंने आईने के रिफ्लेक्शन में अपने कानों की लोब को लाल होते देखा। दरअसल इतने सालों में ऐसा नहीं था कि लड़कियों में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, बस कोई और मुझ पर ऐसा असर नहीं डाल पाई थी। ब्यू का चेहरा लाल था। सिर नीचे किए वो नूडल्स चलाने लगी। पैन में तेल की चटचटाहट ने हमारे दिल की धड़कनों को पूरी तरह छुपा दिया। टमाटर नूडल सूप की खुशबू जल्दी ही पूरे किचन में फैल गई। मैंने नूडल के कटोरे मेज पर रखे, जानबूझकर उसकी हल्की कॉम्पती उंगलियों को छूने से बचते हुए। ध्यान रहे, गर्म है, जो चैनल देखना चाहो चुन लो। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, ब्यू ने अचानक अपनी चॉपस्टिक कस ली। स्क्रीन पर मेरे काम के डॉक्यूमेंट थे जो मैं बंद करना भूल गया था। सीन काफी साफ था। मैंने शर्माकर गला साफ किया और जल्दी से टीवी के मेन्यू पर चला गया। मैंने बिना सोचे समझे क्रेयॉन शिनचैन लगा दिया। मैं लगभग भूल ही गया था, यही वजह थी कि मैंने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को अंदर आने से मना कर दिया था। शुक्र है, इतने सालों बाद अब मेरी चमड़ी काफी मोटी हो गई है। बिना शर्माए या दिल की धड़कन बढ़ाए मैंने ऐसे अंदाज अपनाया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और जल्दी से बात बदल दी। ब्यू ने भी जल्दी से बात बदल दी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। मैंने रुमाल उठाकर उसकी नाक की नोक पर चमकती पसीने की छोटी छोटी बूंदों को हल्के से पोंछा। तुम्हें पसीना आने लगा, इसका मतलब तुम्हारे शरीर से ठंड निकल गई। धीरे धीरे खाओ, बर्तन में और भी है। वो अपने नूडल्स पर ध्यान लगाकर खाने लगी। सब कुछ खत्म कर दिया, नूडल्स भी और सूप भी। चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। एक कटोरा काफी था। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि बाहर जोरदार बादल की गड़गड़ाहट हुई। ऑटोमेटिकली मैंने दीवार घड़ी की तरफ देखा। 21:57। पिछली जिंदगी के क्राइम टाइम में अब सिर्फ आधा घंटा बाकी था। इस जिंदगी में मुझे हर हाल में कातिल का असली चेहरा देखना है। टाइम बहुत कम है। मैं तुरंत निकलने को तैयार हो गया, क्राइम सीन के पास जांच करने। मैंने उसके लिए एक गिलास पानी और एक कंबल लाकर दिया और उसे ओढ़ा दिया। चूंकि तुम खा चुकी हो, फिलहाल लिविंग रूम में टीवी देखो, मैं लौटकर बर्तन कर लूंगा। मैं बात के लिए कुछ खरीदने बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा। इतनी बारिश में तुम बाहर जा रहे हो, कोई बात नहीं, बस पास ही है। दरवाजे पर पहुंचकर मैं अचानक रुका और मुड़ा। मुझे डर था कि कहीं जुर्म पहले से प्लान किया गया हो और हमलावर शायद पहले ही उसका पीछा करके आसपास कहीं छुपा हो। याद रखना, जब तक मैं वापस न आऊं किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी घंटी बजाए। मेरे पास चाबी है, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। मेरी बात सुनकर ब्यू ने एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह सिर हिलाया। कंबल में कसकर लिपट गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, खाली कमरे को देखकर वो सोफे पर सिमट कर बैठ गई। चुपचाप मेरे लौटने का इंतजार करने लगी। मैंने अपनी काली छतरी खोली और बारिश के पर्दे में बाहर निकल गया। अपनी वाटरप्रूफ घड़ी पर नजर डाली। 21:58 बजे थे। पिछली जिंदगी में फोरेंसिक डॉक्टर ने ब्यू की मौत का टाइम करीब 22:30 अंदाजा किया था। आज रात का मेरा लक्ष्य वो 24 घंटे खुली रहने वाली सुपरेट है जो उस रास्ते पर थी जहां से पिछली जिंदगी में उसे गुजरना था। पिछली जिंदगी में ब्यू ने सुपरेट से छतरी उधार ली थी। खाने के बाद क्राइम वाली गली की तरफ बढ़ गई थी। हालांकि आज रात वो मेरे घर रुकी है। मुझे ये चेक करना है कि कहीं टाइमलाइन में कोई बदलाव तो नहीं आया जिससे ब्यू की जगह उस जगह कोई और मारा जाए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। रास्ते में मैंने फोन निकालकर घर के सिक्योरिटी कैमरे का लाइव फुटेज देखा। स्क्रीन पर ब्यू सोफे पर बैठी थी, घुटने छाती से लगाए टीवी देख रही थी। ये पक्का करने के बाद कि वो घर में चुपचाप बिना हिले डुले बैठी है, मैंने अपने कदम तेज कर दिए। सुपरेट के पास पहुंचते ही मुझे एक दबी हुई कराह सुनाई दी। गली के एंट्रेंस पर कूड़ेदानों के पास एक छोटी सी शक्ल सिमटी पड़ी थी। कुछ गुंडे उसे घेर कर खड़े थे, लात घूंसे मार रहे थे और अकड़ से पूछ रहे थे कि उसने हाथ में क्या छुपा रखा है। जमीन पर दबा वो शख्स बुरी तरह एक हल्के ग्रे रंग का रुमाल पकड़े हुए था। उसके पास जमीन पर एक सफेद टिन का डिब्बा गिरा पड़ा था। वाई, मैंने पहली नजर में पहचान लिया। ये मेरी क्लास का अकेला लड़का है, वही जिसे अक्सर परेशान किया जाता है। मेरी आवाज सुनकर गुंडों ने अचानक मुड़कर देखा। उनके चेहरे फौरन सफेद पड़ गए। कहने का मतलब, जीनेट शहर में मेरे पेरेंट्स की कुछ पकड़ है, तो ये गुंडे आमतौर पर मुझसे बहुत डरते हैं। मुझे अपनी छतरी नीचे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो भूत देखकर जैसे घबराकर भाग खड़े हुए। गली में बस टीन की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज गूंजती रह गई। मैंने उकड़ू बैठकर छतरी को मजबूती से वाई के सिर के ऊपर कर दिया ताकि वो बचा रहे। ठीक है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? उसकी कलाई पर 3 महीने पुराने जलने का निशान अभी भी था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने जैसे करंट लगने पर हाथ खींच लिया। टिन का डिब्बा दीवार से टकराया और कुछ क्रेयॉन और बिल्ली के आधे बिस्कुट कीचड़ भरे पानी में लुढ़क गए। शुक्रिया, उसने बुदबुदाया और झुककर अपना बैग उठाने लगा। उसकी भीगी हुई फ्रिंज ने आंख के कोने वाले तिल को छुपा रखा था। मैंने उसके बाएं हाथ के नाखूनों के नीचे गहरे भूरे धब्बे देखे, देखने में जैसे सूखा खून लग रहा था। इस मूसलाधार बारिश में तुम फिर भी आवारा बिल्लियों को खिलाने निकलते हो। वाई ने भी जवाब में बस कुछ बुदबुदाया। अचानक उसे जोरदार खांसी आने लगी। उसके पतले दुबले कंधे बारिश में कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन सुन, तेरी माँ अभी भी बाहर गई हुई है। नहीं, अगर तुम फिर बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा?
तभी पिछली जिंदगी की सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीरें मेरे दिमाग में कौंध गईं। उस जिंदगी में ब्यू सुपरेट के सामने थी। लगता है उसने कुछ देखा और फिर गली की तरफ बढ़ गई। वाई को देखकर मैं तुरंत समझ गया। उस वक्त ब्यू ने वाई को भी परेशान होते देखा होगा। पिछली जिंदगी की सारी डिटेल्स मेरी याददाश्त में वापस आ गई। अगर उस वक्त ब्यू सुपरेट से निकलकर ये परेशानी रोकने आई थी, तो उसका सिर से पांव भीगा होना उन गुंडों की परेशानी को हमले में बदल सकता था। मैंने उस वक्त वाई के चेहरे के हाव भाव याद करने की कोशिश की। उसकी चोटें आज से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। फिर भी ब्यू की मौत पर उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था। इसका मतलब है कि पिछली जिंदगी में इस बात की बहुत चांस है कि उसने उन गुंडों को रोकने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। तभी ब्यू को उठाकर नहीं ले जाया गया, क्योंकि वो लोग नहीं हैं, तो असली कसूरवार कोई और है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तुरंत एक अहम सुराग पर ध्यान लगाया। मर्डर वेपन। ऐसे मौसम में उस छोटे जानलेवा चाकू को अपने पास रखकर कौन बाहर निकलेगा? वही मुख्य शक के दायरे में होगा। उन 3 गुंडों के बारे में सोचकर इस बात की बहुत चांस है कि उनके पास चाकू हो। मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें जाने दिया। जहां तक वाई की बात है, चोटों से भरा होने के बावजूद पिछली जिंदगी में वो ग्रेजुएशन तक बिना किसी प्रॉब्लम के रहा था। फिलहाल मुझे उसे छोड़ना होगा। अगर ठीक है तो जल्दी घर जाओ। मैं जाने ही वाला था कि मैं रुका और वाई की टूटी छतरी को देखा। मैंने अपनी छतरी उसके हाथों में थमा दी। तुम्हारी छतरी टूट गई है, मेरी ले लो। मुझे कुछ काम है, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अपना ध्यान रखना, जल्दी घर जाना। वाई के मना करने से मैं पहले ही मूसलाधार बारिश में कूद गया और गायब हो गया। तेज बारिश की वजह से वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं गए थे। वो एक शेड के नीचे खड़े थे, आपस में बड़बड़ा रहे थे कि क्या मुझे बोरी पहनाकर पीटना चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली की वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब वो हिचकिचा रहे थे, मैं पूरी रफ्तार से उनके सामने जा पहुंचा। तीनों गुंडे चौंक गए। सोचा मैं उनसे पैसे मांगने आया हूं। वो हाथ हिलाते हुए पीछे हटे। और दोस्तों, मुझे तुम लोगों से कुछ उधार चाहिए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में पूरा शक था। पैसे नहीं, कुछ और। तीनों ने उलझन से मेरी तरफ देखा। मैंने उन्हें घूरते हुए सबसे मासूम मुस्कान दिखाई। कैंची। तीनों गुंडे वहीं जड़ हो गए। जाहिर तौर पर मेरी डिमांड समझ नहीं पाए। तुम लोग सड़कों पर घूमते हो, ये मत कहना कि बिना चाकू के निकलते हो। मेरी चिढ़ाने वाली बात ने वैसे ही काम किया जैसा सोचा था। हरे बालों वाले ने गुस्से में आकर अपनी जेब से एक बटरफ्लाई चाकू निकाला और मेरे सामने घुमाने लगा, दिखावा करने के लिए। मुझे बस एक नजर की जरूरत थी ये तय करने के लिए कि ये बिल्कुल वो नहीं है जो फोरेंसिक डॉक्टर की रिपोर्ट में था। वो फ्रूट नाइफ जो एक साफ कट छोड़ता है। ये तो बहुत ही भड़कीला है। मैंने 100 देता हूँ उस चाकू के लिए जो फल काटने वाले चाकू जैसा दिखता है। इनाम के लालच में बाकी 2 गुंडों ने भी जल्दी से अपने चाकू निकाल लिए। एक स्विस आर्मी नाइफ जिसमें बहुत से फंक्शन थे, और एक मिलिट्री फोल्डिंग नाइफ जिसकी ठंडी चमक थी। दोनों में से कोई भी वो हथियार नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। अच्छे चाकू हैं, अफसोस मेरे पास सिर्फ 100 हैं। रहने दो। मैंने गुंडों को इग्नोर किया। वो ठगे से महसूस करके मुझे गाली देने लगे, और मैं मुड़कर ठंडी बारिश के पर्दे में वापस चला गया। उन तीनों के पास वो हथियार नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। ये सुराग पूरी तरह खत्म हो गया। मेरे सीने में एक जलती बेचैनी भर गई। असल में इस केस को सुलझाने का सबसे आसान तरीका होता ब्यू को पिछली जिंदगी की तरह दूर करना, फिर चुपके से उसका पीछा करना, ताकि क्राइम सीन पर असली कातिल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन इस जिंदगी को दोबारा शुरू करते वक्त जैसे ही मैंने उसे सही सलामत देखा, मैं अपने ऊपर हावी हो रही भावनाओं को रोक ही नहीं पाया। मैं भूसे के ढेर में सुई ढूंढना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि दोबारा उसकी जान को जरा सा भी रिस्क दूं। एक बूंद भी नहीं। मैं वापस सुपरेट गया एक छतरी खरीदने। दुकानदार ने दयालुता से मुझे बाल सुखाने के लिए साफ तौलिया दिया। मैंने कच्चे केकड़े का क्लीनिंग प्रोडक्ट लिया और फोन को वाटरप्रूफ पाउच में रख लिया। फिर मैंने पिछली जिंदगी में ब्यू के बाहर निकलते वक्त के हाव भाव और नफीस चाल की नकल की। मैंने फिर से छतरी खोली और तूफान का सामना करने चल पड़ा। मूसलाधार बारिश में कदम रखते ही तेज हवा ने छतरी की तीलियां लगभग तोड़ दी। कीचड़ और कौच के टुकड़ों पर चलता हुआ मैं आखिरकार सिक्योरिटी कैमरे की डेड एंगल वाली गली की शुरुआत में पहुंच गया। ये ठीक वही जगह है जिसका पिछली जिंदगी की जांच रिपोर्ट में बार बार क्राइम सीन के तौर पर जिक्र किया गया था। मेरी वाटरप्रूफ घड़ी में हल्की रोशनी थी जो 22:17 दिखा रही थी। हवा के एक झोंके ने अचानक मेरी छतरी उलट दी। आखिरकार मैंने उसे छोड़ दिया और बर्फीली बारिश को अपने ऊपर जोर से गिरने दिया। मेरा फोन पाउच में वाइब्रेट हुआ। मैंने नम ईंट की दीवार से टेक लगाकर घर का सिक्योरिटी कैमरा एक्टिवेट किया। हल्की पीली रोशनी में ब्यू सोफे के कोने में सिमटी बैठी थी। वो घबराकर अपने पैर रगड़ रही थी। उसकी नजर बार बार एंट्रेंस डोर की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर बेताबी और हल्की सी चिंता घुली हुई थी। थोड़ी और सब्र करो, बस हो जाएगा, जल्दी मत करो। 22:29 बजे थे जब गली के अंदर से अचानक एक धातु की टकराने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत अलर्ट हो गया, चुपके से पास पहुंचा, और मेरी हैरानी की हद न रही जब मैंने देखा कि सामने कोई जाना पहचाना शख्स है। जीन यान, जिंग 2 स्कूल का मजाक बना हुआ लड़का। वो एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के शेड के नीचे बैठा था, एक फ्रूट नाइफ से सेब छील रहा था। अरे ये तो बूढ़ा गू है। इस हवा बारिश में बिना छतरी के बाहर क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या करने आया? मुझे बाहर कुछ काम था। हवा ने मेरी छतरी तोड़ दी, और तू रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा है? जीन यान ने अपने चाकू की नोक से प्लास्टिक बैग में रखे सिकुड़े हुए सेब में चाकू चुभोया। मुझे पता था कि उसका गुंडे वाला रुतबा सिर्फ दिखावा था,
वो एक गरीब फैमिली से था और उसकी माँ किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। मैं अपनी माँ के लिए फल लाया था और मुझे बाहर निकाल दिया गया। उसके रेन बूट्स के किनारे पर एंटी स्लिप प्लास्टर के निशान थे, जैसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस्तेमाल होता है। उसके शरीर से आईसीयू वार्ड वाले डिसइंफेक्टेंट की खास गंध आ रही थी, लेकिन मेरी पूरी नजर तो उसके हाथ में पकड़े फ्रूट नाइफ पर जम गई थी। इस चाकू की खासियतें ब्यू के मर्डर वेपन की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मेल खा रही थी। और तू इस बारिश में यहाँ क्यों खड़ा है? जल्दी चल, मैं पास ही रहता हूँ, तुझे एक छतरी दे सकता हूँ। जैसे ही मैं शेड के नीचे घुसा, जीन यान का फोन जोर जोर से बजने लगा। दूसरी तरफ से एक नर्स की घबराई आवाज आ रही थी, कह रही थी कि उसकी माँ का ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक गिर रहा है। जीन यान का चेहरा फौरन बिगड़ गया। फ्रूट नाइफ छूटकर पानी के गड्ढे में जा गिरा। मुझे बिना कुछ बताए वो मुड़ा और मूसलाधार बारिश में पागलों की तरह भाग गया। मैंने झुककर कीचड़ भरे पानी से चाकू उठाया। धातु की ठंडक बर्फ जैसी थी। गौर से जांचने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया। इस वक्त इस जगह पर इसका साइज और मॉडल बिल्कुल सही बैठता था। ये वही हथियार था जिसने पिछली जिंदगी में ब्यू को मारा था। अगर जीन यान ने अनजाने में मर्डर वेपन यहाँ छोड़ दिया तो असली कातिल के अगले आधे घंटे में किसी का यहाँ से गुजरकर इसे उठा लेने की बहुत चांस है। मैंने गहरी सांस ली, चाकू को वापस वहीं रख दिया और अपने सालों के जुर्म की पढ़ाई के तजुर्बे के बल पर अंधेरे में घुल मिल गया। मैं मूसलाधार बारिश में चुपचाप इंतजार करने लगा। 22:35। शराब की बदबू में डूबा एक आदमी एक बेघर लड़खड़ाता हुआ शेड के नीचे बारिश से बचने आया। उसने एक कैन गिरा दी। उसके कैनवास शूज कीचड़ से सने थे। उसने भारी भरकम तरीके से हैंडल घुमाया और ब्लेड को कीचड़ में गहराई तक घुसेड़ दिया। फिर आधी बोतल शराब हाथ में लिए लड़खड़ाता हुआ चला गया। 22:47। स्कूटर पर एक डिलीवरी बॉय अचानक ब्रेक लगाकर रुका। गलती से चाकू पर पैर पड़ गया और वो गिर गया। गुस्से में उठा, एक लात से ब्लेड को नाली के छेद में पहुंचा दिया। काली कीचड़ ने फौरन चाकू को ढक लिया। अभी 22:55 बजे हैं। चाकू कीचड़ से ढका हुआ है। अब लगभग नामुमकिन है कि कोई इसे यूं ही ढूंढ ले। पिछली जिंदगी में ब्यू की मौत का वक्त करीब आ रहा है। बस कुछ ही मिनट बचे हैं। अचानक काला रेनकोट और मास्क पहने एक आदमी गली के अंदर से उभरा। वो झुकी हुई पीठ ले चल रहा था, सीधा कीचड़ से ढके चाकू की तरफ बढ़ा और उकड़ू बैठ गया। मेरे शरीर की सारी मांसपेशियां धनुष की तरह तन गईं और ठीक उस पल जब उसका हाथ चाकू के हैंडल पर बंद हुआ, मैंने उसकी आस्तीन से खुली कलाई पर सल्फ्यूरिक एसिड से जले का एक निशान देख लिया। मैं अचानक अंधेरे से बाहर निकला। हल्की रोशनी में मैंने हुड के नीचे का चेहरा साफ देख लिया। ये तो जिंगेट के नंबर 2 हाई स्कूल का मशहूर भला आदमी, केमिस्ट्री टीचर लिमागिनू है। मेरा दिमाग पूरी तरह गड़बड़ा गया। 3 महीने पहले लैब में स्टूडेंट्स की लड़ाई के दौरान यही इंसान बीच बचाव करने आया था और सल्फ्यूरिक एसिड से खुद जल गया था। बाद में उसने बड़े प्यार से उन स्टूडेंट्स को दिलासा भी दिया था जिनकी वजह से हादसा हुआ। वो एक आज्ञाकारी पति के तौर पर भी जाना जाता है। पूरे इलाके में उसकी बेदाग छवि है। लेकिन अगर कातिल वही है तो पिछली जिंदगी की सारी पहेलियां समझ आ जाती हैं। पिछली जिंदगी में ब्यू पर एक अंधेरी गली में हमला हुआ, लेकिन भागने की कोशिश का कोई निशान नहीं था। इसकी वजह यही थी कि उसे इस नरमदिल भले आदमी पर पूरा भरोसा था। लिमागिनू ने उसे अपने रेनकोट में बारिश से बचाने और अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को सौंपने की पेशकश की होगी। ऐसी मुश्किल घड़ी में, आधी रात और मूसलाधार बारिश में ब्यू के पास शक करने की कोई वजह नहीं थी। ये सोचते ही मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार आज के लिमागिनू ने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया है। मैं तय करता हूं कि अपनी जांच की तकनीकों से उसके देर रात बाहर निकलने की वजह पता करूं। प्रोफेसर ली। लिमागिनू ने तुरंत सिर उठाया। मुझे पूरी तरह भीगा देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता आ गई। अरे नानचांग, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैं थोड़ी देर को बाहर गया था और बारिश में फंस गया। प्रोफेसर ली, आप खुद इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? मैंने उसके हाव भाव को गौर से देखा। मुझे साफ उसकी नजरों में झिझक की परछाई दिखी। कुछ नहीं, मैं बस सिगरेट खरीदने निकला था। लिमागिनू बिल्कुल भी स्मोक नहीं करता और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन फैमिली मैन है। मेरा रेनकोट बड़ा है, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हें ये दे दूंगा ताकि तुम वापस जा सको। उसके चेहरे पर अब भी वही भयानक और दयालु भाव था। मैंने मशीन की तरह सिर हिलाया। उसके रेनकोट के नीचे सरक गया। तंग जगह में मैंने देखा कि उसकी नजर अनजाने में पास के एडल्ट आइटम वेंडिंग मशीन पर गई, फिर तुरंत हट गई और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। रास्ते में मैं ज़ोंबी की तरह चल रहा था, बिल्कुल खोया खोया सा। हम उसके दरवाजे के सामने पहुंचे। लिमागिनू ने अचानक अपना फोन निकाला, एक मैसेज भेजा और जल्दी से रख लिया। मैं अपनी चाबी भूल गया। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन मैंने अभी साफ महसूस किया था कि उसकी बेल्ट पर चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। यह आज रात का उसका दूसरा झूठ है। मेरे शक लगातार बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा आखिरकार खुला। दरवाजा खोलने वाली लिमागिनू की पत्नी थी, शेन किंग, उसी हाई स्कूल की केमिस्ट्री टीचर। उसने रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था जिसकी बेल्ट आधी खुली थी, गाल लाल थे। एंट्रेंस की गर्म रोशनी ने सामने का सीन रोशन कर दिया। लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रेड वाइन की बोतल उल्टी पड़ी थी। एक सेंटेड कैंडल जल रही थी। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। हवा में अब भी एक इंटीमेट माहौल बाकी था। उसी पल मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। पहेली के सारे टुकड़े जुड़कर एक साफ तस्वीर बन गए। मिस्टर ली ने अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक शाम की प्लानिंग की थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास प्रोटेक्शन खत्म हो गया है, तो वो बारिश में खरीदने निकल पड़े।
और चूंकि उनकी आदत है दूसरों की मदद करना, तो रास्ते में नाली में फंसे कचरे को साफ करते वक्त उन्होंने वो फ्रूट नाइफ यूं ही उठा लिया। और जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई तो वो इतने झेम गए कि न तो अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सके और न ही मुझे अकेला छोड़ना चाहा। इसलिए मुझे अपने घर ले आए। और अभी जो उन्होंने चाबी भूलने का नाटक करके मैसेज भेजा, वो बस अपनी नाइटी पहने पत्नी को कपड़े बदलने का टाइम देने के लिए था। उनकी सारी अजीब हरकतों की अचानक समझ आ गई। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? माफ़ करना। जल्दी से ये तौलिया लो और अपने बाल सुखाओ। शुक्रिया मैडम। मैंने तौलिया लिया और बाल सुखाने लगा। लेकिन मेरी शंकाएं और भी बड़ी उलझन में बदल गईं। अगर वो अब भी वही भला इंसान था, अगर उसकी पत्नी बेसब्री से एक प्यार भरी शाम का इंतजार कर रही थी, तो क्या ऐसा इंसान सच में सड़क पर एक हाई स्कूल की लड़की को देखकर अचानक बेकाबू होकर उसे मार सकता है और लाश ठिकाने लगा सकता है? तभी शेनकिंग की नजर लिमागिनू के हाथ में अभी पकड़े गंदे चाकू पर पड़ी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये चाकू कहाँ मिला। बहुत गंदा है। मैंने इसे नाली के पास से उठाया। वहां ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। तभी मेरी मुलाकात गुनान से हो गई, तो वो फेंकना भूल गया, लिमागिनू ने कहा और चाकू कूड़ेदान में फेंकने लगा। लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। रुकिए प्रोफेसर ली, जरा मुझे वो चाकू दिखाइए। उलझन में लिमागिनू ने चाकू पलटा, उसकी नोक अपनी तरफ और हैंडल मेरी तरफ करके मुझे थमा दिया। दूसरों को चोट न पहुंचाने की अनजानी आदत एक बार फिर उसके अंदरूनी सौम्य स्वभाव को साबित कर रही थी। मैंने फ्रूट नाइफ लिया, ध्यान से जांचा, और मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। अभी रोशनी बहुत कम थी, मैंने ठीक से नहीं देखा था। इस चाकू का ब्लेड दरअसल हल्का सा कुंद है। साफ जाहिर है कि जीन यान ने इससे कोई सख्त चीज काटी थी। फोरेंसिक डॉक्टर की रिपोर्ट में कुंद ब्लेड का कोई जिक्र नहीं है। घाव बिल्कुल अलग होते। इसका मतलब असली मर्डर वेपन ये चाकू बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह गलत इंसान के पीछे पड़ गया था। मैंने झटके से कलाई घुमाकर घड़ी देखी। 30 बज चुके हैं। असली कातिल शायद अभी सामने आ रहा हो। मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। मैंने जल्दी से शेनकिन को तौलिया वापस किया। मुझे माफ करे प्रोफेसर ली, काफी देर हो गई है। मुझे तुरंत घर जाना है। मैं आपका रेनकोट उधार लेता हूँ। मैंने चाकू लिमागिनू के हाथ में वापस रखा, रेनकोट पहना और मूसलाधार बारिश में कूद गया। मैं पूरी रफ्तार से क्राइम सीन वाली गली की तरफ भागा और आसपास कई बार छान मारा। कभी कभी कोई जल्दी में गुजरता राहगीर दिखता, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई नहीं जो रुककर जुर्म करने वाला कातिल लगता। 30:30 बजे। सड़कें सुनसान थीं। मैंने फोन निकालकर सिक्योरिटी कैमरे देखे। ब्यू सोफे पर सिमटी बैठी थी, थकान से ऊँग रही थी, लेकिन पूरी ताकत से जागने की कोशिश कर रही थी। नींद से लड़ती हुई वो बीच बीच में दरवाजे की तरफ देखती, मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। आखिरकार मैंने रेनकोट उतार दिया और क्राइम सीन के पास अंधेरे में मंडराता रहा। आधी रात के बाद भी मुझे कोई शक वाला आदमी नहीं दिखी। मेरा दिल गहरी बेबसी और डर से भर गया। क्या मैं सच में चूक गया? अगर मुझे कातिल नहीं मिला तो मैं उस बेइंसाफी को कैसे धोऊंगा जो पिछली जिंदगी में ब्यू के साथ हुई? मैंने सिर उठाकर बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया। मेरी निगाहें और भी पक्की हो गईं। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने तुरंत मॉनिटरिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर ब्यू भले ही आधी सोई हुई थी, लेकिन अकेलेपन के डर से लड़ते हुए वो दरवाजे के पास आई और इधर उधर कदम मापने लगी। चेहरे पर चिंता भरी थी। हेलो हेलो, एक आवाज ने अचानक उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से आवाज की जगह ढूंढी और सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखने लगी। गुनान शेंग, मुझे अचानक कुछ काम आ गया, लेकिन मैं बहुत जल्द लौट रहा हूँ। अगर थक गई हो तो सो जाओ, जब तक तुम ठीक हो। मुझे अभी नींद नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। उसने कैमरे की तरफ एक मीठी सी मुस्कान दी। मैं वादा करता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। इसके बाद वो अपने थके हुए शरीर को घसीटकर फिर से सोफे पर सिमट गई। उसके चेहरे पर आखिरकार थोड़ी राहत थी। सुनसान सड़कों को देखकर मैं मूसलाधार बारिश में खड़ा रहा। बर्फीला पानी अपने ऊपर बहने देता रहा। पॉइंट मॉडल, ये सालों से मेरी आदत है। ठंडा पानी तुरंत मेरा दिमाग खोल देता है। मैं आज रात की सारी घटनाओं को बार बार दोहराने लगा। सुपरेट का एम्प्लॉय वाई, तीनों गुंडे। मैंने खुद को मजबूर किया कि सबको शक की लिस्ट में रखूं। वाई, अगर गुंडों ने उसे लूटते वक्त उसका बैग खाली कर दिया तो उन्हें उस पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मर्डर वेपन तो दूर की बात। मैं तीनों गुंडों को बाहर करता हूँ। उनका मकसद भले था, लेकिन उनके पास जो चाकू थे वो मेल नहीं खाते। मैं उस चाकू को भी हटाता हूँ जिसे बेघर आदमी और डिलीवरी बॉय ने छुआ था। वो भी असली मर्डर वेपन नहीं था। सारी नामुमकिन शख्सियतों को हटाने के बाद मेरा शक अब उस इकलौते इंसान पर जा टिका जिसे मैंने पूरी तरह शक के दायरे से बाहर माना था। जीन यान। जीन यान अपनी माँ की गंभीर हालत की वजह से हॉस्पिटल की तरफ भागा और उसका चाकू वहीं गिर गया। लेकिन अगर उसकी माँ की हालत जल्दी ठीक हो गई तो उसे हॉस्पिटल से आने जाने में आधा घंटा काफी था। और अगर उसे रास्ते में एहसास हो गया कि उसने चाकू खो दिया है तो वो किसी दुकान से नया फ्रूट नाइफ खरीद सकता था। केस फाइल में जिक्र है कि उस रात 22 से 23 बजे के बीच किसी ने बारिश में एक फ्रूट नाइफ खरीदा था और उसके लौटने का टाइम बिल्कुल उस पल से मेल खाता है जब वो मेरी और प्रोफेसर ली की उसके घर विजिट से बच निकला। सारी टाइमलाइन जोड़ने पर जीन यान पर शक भारी हो जाता है। इस सोच को चेक करना बहुत आसान है। बस अभी जीन यान का दरवाजा खटखटाना है। अगर वो लौट चुका है और उसके पास सच में नया चाकू है तो वो पक्का पकड़ा गया। मैंने याददाश्त के सहारे उसके इलाके का रुख किया। मेरा दिल बैठ गया जब देखा उसके अपार्टमेंट की लाइटें जल रही हैं। मैंने गहरी सांस ली। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। जीन यान बिना शर्ट के था, सिर पर तौलिया लपेटे हुए। बू,
तू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात तक घर नहीं गया? ये रेनकोट कहाँ से आया? मैं अंदर घुसा। मेरी नजर तुरंत मेज पर रखे बिल्कुल नए फ्रूट नाइफ पर गई। फाइल में जिस अनजान खरीदार का जिक्र था, जिसने आधी रात बारिश में चाकू खरीदा, वो सच में यही था। ये प्रोफेसर ली ने मुझे दिया है। तुम अभी अभी लौटे हो? हाँ, मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मैं इतनी जल्दी में था कि छतरी लेना भूल गया। और तू इतनी रात को घर जाने के बजाय बाहर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे बारिश में घूमना पसंद है। तुम तो बहुत तेजी से गए। तुम्हारा चाकू गिर गया था। तुमने नया क्यों खरीद लिया? अरे, मुझे लग ही रहा था कि मेरी जेब में कहीं मिल नहीं रहा। कहाँ गिर गया था? प्रोफेसर ली ने उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। ओह, कोई बात नहीं। वैसे भी उस चाकू से लकड़ी का ड्रम काटा था। ब्लेड थोड़ा कुंद हो गया था। मैंने रास्ते में बस एक नया खरीद लिया। वो बेफिक्री से मुस्कुराया, लेकिन मेरा दिल भारी था। उसके लौटने का टाइम बिल्कुल क्राइम टाइम से मेल खाता था, और उसने सच में उसी मॉडल का हथियार खरीदा। उसे शक की लिस्ट से निकालना नामुमकिन है। मैंने अपने शब्द तोले और सीधे उसकी थाह लेने का फैसला किया। हम दोस्त हैं ना? बेशक, हम तो भाई जैसे हैं। तुझे कोई परेशानी है? बता मुझे, साफ साफ। उसकी वफादारी भरी नजरें देखकर मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि तू किसी दिन किसी बेवकूफी में जेल चला जाए। अपने कामों के अंजाम सोच। तेरी माँ तेरे बिना नहीं रह सकती। कोई बेवकूफी मत करना। जीन यान हक्का बक्का रह गया। उसने मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि मैंने स्कूल में नकली सिगरेट बेचने का उसका सीक्रेट प्लान पकड़ लिया है। न सिर्फ वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि इस बात से बहुत छू गया कि मैं बारिश में उसे समझाने आया। टेंशन मत ले, दूसरे शायद मेरा तरीका न जाने, लेकिन तू तो मुझे जानता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने पक्के इरादे से जवाब दिया। मैं जाने के लिए उठा। मुझे नहीं पता था कि इस किस्मत भरी गलतफहमी ने उसे नकली सिगरेट बेचने का इरादा पूरी तरह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब मैं मुड़कर बारिश के पर्दे में गुम हुआ, तो उसने मेरे पीछे अपनी छाती पीटी, बिल्कुल किसी मांगा हीरो की तरह, और चुपके से कसम खाई कि जिंदगी भर मुझे अपना भाई मानेगा। भारी मन से मैंने जीन यान को अलविदा कहा। हाथ में प्रोफेसर ली का रेनकोट लिए चुपके से उनके दरवाजे के सामने रखाया। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, ऐसी कि सुनकर शर्म से लाल हो जाएं और दिल धड़कने लगे। तो मैंने चुपचाप बिना खटखटाए वापसी की और मूसलाधार बारिश में घर लौट आया। फिर भी मेरा मूड धीरे धीरे हल्का हो रहा था। अगर जिनयान सच में कातिल है, तो इस मोड़ पर अभी भी उसे सही रास्ते पर लाना, उसके बुरे ख्यालों को भगाना मुमकिन है। मैं आज रात इतने लोगों से मिला, फिलहाल उससे ज्यादा शक वाला कोई नहीं है। जब मैं घर पहुंचा, तो आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी। दरवाजे की आहट पर ब्यू, जो कंबल ओढ़े ऊँघ रही थी, अचानक आंखें खोल बैठी। मुझे लौटता देख उसने तुरंत बड़ी सी मुस्कान दी और उछलकर पास आई। लेकिन करीब आने पर उसने देखा कि मैं पूरी तरह भीगा हुआ हूँ। तुम बस कुछ खाने का सामान लेने गए थे और सिर से पांव तक भीग कर लौटे। तूफान बहुत तेज है, छतरी टूट गई और मेरा सामान उड़ गया। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। जल्दी जाओ, गर्म पानी से नहा लो, ऐसे ठंड लग जाएगी। उसका चिंता भरा चेहरा देखकर मैं मुस्कुराया। गेस्ट रूम का बेड सिर्फ एक तख्ती है, कुछ भी सेटअप नहीं है। आज रात सोफे पर सो जाना काम चलाने के लिए, या फिर हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम बेड पर सोना, मैं सोफे पर। बस पहले मुझे नहा लेने दो। अभी अभी पोंछा लगा, फर्श गीला ना हो, इसलिए मैंने लिविंग रूम में ही कपड़े उतारे। मेरे कपड़े पानी से लबालब थे। कपड़ों की सरसराहट सुनकर ब्यू ने ऑटोमेटिकली नजर उठाई। मेरी उभरी हुई मांसपेशियों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चेहरा जलने लगा। गला इतना सूख गया कि कोई आवाज नहीं निकल सकी। मैं नहाने जा रहा हूँ। जब खत्म कर लूं, तो तुम्हें बुलाकर बेडरूम में सोने भेज दूंगा। उसकी अजीब प्रतिक्रिया पर ध्यान दिए बिना मैंने अपने गीले कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गया। ब्यू ने मशीन की तरह सिर हिलाया। तब तक जब बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई, तभी वो हड्डियां निकली हुई सी सोफे पर ढह गई और अपने जलते गालों पर हाथ का उल्टा हिस्सा रख दिया। न जाने कितना टाइम गुजरा। मैं बाहर निकला, कमर पर नहाने का तौलिया लपेटे हुए। मैं उसे बेडरूम में सोने को कहने वाला था, लेकिन देखा कि वो कंबल सीने से लगाए, एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह सोफे पर गोल सिमटी गहरी नींद में थी, और उसकी सांसें शांत और सुकून भरी थीं। मैं धीरे धीरे पास गया, उकड़ू बैठ गया और चुपचाप उसके सोते चेहरे को निहारने लगा। उसकी एक सी चलती सांसों को देखकर मुझे अब भी वो बेहद अजीब एहसास हो रहा था, जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई, मेरी बांह पर सूख न पाई पानी की एक बूंद ठीक उसके ऊपरी होंठ पर गिरी। उसने अनजाने में उसे चाट लिया। मैं चौंक कर झटके से हाथ पीछे खींच लिया। बाहर बादल गरजा। ब्यू ने अचानक करवट ली। कंबल आधा खिसक गया। मैंने ऑटोमेटिकली उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके गर्म पैर के निचले हिस्से को छू बैठा। मैं साफ महसूस कर सकता था, उसकी अब तक एक जैसी चल रही सांसें अचानक बेढंगी हो गईं। उसकी पलकें जोर जोर से कांपने लगीं। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। वो जाग गई थी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक झटके में उसे कंबल समेत उठा लिया और मजबूत कदमों से बेडरूम की तरफ चल पड़ा। मेरी बाहों में वो लगातार सिकुड़ती जा रही थी। मैंने उसे हल्के से बेड पर रखा, उसका कंबल हटाया और अपनी रजाई उस पर ओढ़ा दी। फिर मैंने झुककर उसके कान के पास जाकर कहा। मेरी गर्म सांसों ने उसकी चमड़ी को छुआ तो उसने ऑटोमेटिकली गर्दन सिकोड़ ली। मैं मुस्कुराया, फिर मुड़कर बाहर निकल गया। अंधेरे में दरवाजा बंद होते ही ब्यू ने आंखें खोल दी। दरअसल लिविंग रूम से बेडरूम तक के कुछ कदमों में उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। वो हद से ज्यादा तनाव में थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में सिर्फ एक सिंपल सा गुड नाइट सुनने को मिलेगा। उसने रजाई का किनारा पकड़ा और नाक तक खींच लिया।
रजाई में बसे शावर जेल की हल्की खुशबू ने उसे जिंदगी में पहली बार बिना सिमटे सोने का मौका दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो रजाई में लिपटकर गहरी नींद सो गई। अगली सुबह रात भर हो रही मूसलाधार बारिश आखिरकार थम गई। अच्छी तरह आराम कर चुकी ब्यू जल्दी उठी और उन कपड़ों को पहन लिया जो रात में सूख गए थे। घर के काम करने का अपना वादा निभाने के लिए उसने अपनी मर्जी से मेरा रूम साफ किया, एकदम चमका दिया। लेकिन जैसे ही वो पंजों के बल रूम से बाहर निकली, वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। कल रात मैं इतना थक गया था कि कमर पर तौलिया लपेटे ऊपर कंबल ओढ़े सोफे पर बेहोशों की तरह सो गया। इस वक्त मेरी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वो तौलिया जो मुझे ढेंकने वाला था, न जाने कैसे पूरी तरह जमीन पर गिर गया था। ब्यू का चेहरा तुरंत पूरा लाल हो गया। अपना ध्यान बंटाने के लिए उसने बड़ी सफाई से फ्रिज के इंग्रेडिएंट से सैंडविच और गर्म दूध बनाया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार अभी वाली शर्मनाक तस्वीर घूम रही थी। जब ब्यू ने मेज पर नाश्ता रखा तो मैं सोफे पर जाग गया, अभी आधी नींद में। मैंने मशीन की तरह बेड साइड टेबल पर अपना सर्विस वेपन ढूंढा, लेकिन मेरा हाथ सिर्फ कॉफी टेबल के ठंडे गिलास से टकराया। मैं बाएं हाथ के सहारे झटके से उठ बैठा। बाएं कंधे की पुरानी चोट जो एक मुजरिम का पीछा करते हुए लगी थी, उसमें जरा भी दर्द नहीं था। मैंने अपनी कनपटी मसलते हुए तौलिया हटाया। जो चमड़ी दिखी वो मेरी यादों से मेल नहीं खा रही थी। लड़ाइयों के चाकू के निशान गायब थे। उनकी जगह एक जवान, बिल्कुल नए जैसा चिकना शरीर था। अब मैं पूरी तरह जाग चुका था। मैं सच में 10 साल पीछे लौट आया था। मैंने अचानक सिर घुमाकर बेडरूम के खुले दरवाजे की तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। जब मैंने उसे किचन में काम करते देखा, तब जाकर मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को सोफे पर भारी भरकम गिरने दिया। शुक्र है ये सपना नहीं है। वो सच में उस तूफानी रात से बच गई। पिछली जिंदगी में एक पुलिस वाले के तौर पर मैंने बहुत ज्यादा गिल्ट और थकान का बोझ ढोया। एक भी दिन जवानी का मजा नहीं ले पाया। अब भी यहाँ है और मेरी जवानी लौट आई है। इस बार मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने का फैसला कर लिया। गुनान चेंग, उठो, खाना खाने का टाइम हो गया। मैंने नाश्ता बना दिया है, उम्मीद है पसंद आए। द्यू शर्माते हुए डाइनिंग रूम से सिर बाहर निकालकर धीरे से बोली। मैं उठकर बैठ गया और अपने होंठ चाटे। कमरे में टोस्टेड ब्रेड और दूध की मुंह में पानी लाने वाली खुशबू तैर रही थी। मैं आ रहा हूँ। मैं मेज के पास पहुंचा। ब्यू वहां बैठी चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। अगली बार मेरा इंतजार मत करना, शुरू कर दिया करो। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे खत्म करने का इंतजार करना है ताकि साथ में बर्तन कर सकूं। चखो और बताओ पसंद आया या नहीं। अगर कुछ सुधारने को है तो अगली बार कर दूंगी। इतनी टैलेंट हो तो स्कूल के पास एक छोटा सा होटल खोल सकती हो। मैं कैश काउंटर पर और तुम किचन में। जब मैं अकेली रहती थी तो थोड़ी मेहनती थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे डर है कि मैं बड़ी आलसी न बन जाऊं। ब्यू ने अपने गाल हाथों पर रख लिए। उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो गई। मैंने सैंडविच में टुकड़ा लिया। चीज में लिपटा गर्म पोर्क फ्लॉस जीभ पर सरक गया। बेहद स्वादिष्ट था। मैंने एक पेपर नैपकिन उठाकर उसकी नाक की नोक पर लगी चिकनाई की एक हल्की सी लकीर पोंछ दी। ब्यू के कानों की लोब पूरी तरह लाल हो गई। शर्माकर उसने सिर नीचे किया और कप में दूध हिलाने लगी। नाश्ते के बाद जब मैं प्लेटें उठाने लगा तो मेरा हाथ उसके आगे बढ़ते हाथ से टकरा गया। उसका हाथ नरम लेकिन बर्फ जैसा ठंडा था। ब्यू ने सब कुछ अपने जिम्मे लेने की जिद की। बड़ी फुर्ती से किचन को एकदम साफ कर दिया। किचन से बाहर निकलते ही वो नजरें घुमाकर करने को कुछ और ढूंढने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया। तुम सच में बहुत कमजोर लग रही हो। अगले 2 दिन काम करने की मनाही है। यहाँ मैं मालिक हूँ। तुम्हें मेरी बात मानकर अच्छे से आराम करना होगा, वरना मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। मेरी बातों से ब्लफ होकर ब्यू ने सीधे सिर हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगा। मैं अपने घर जाकर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले आती हूँ। अपने घर का जिक्र आते ही उसका एक्सप्रेशन साफ, झिझक और बेचैनी से भर गया। जरूरत नहीं, हम नए खरीदेंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं उधार दे दूंगा। ब्याज और मूलधन समेत तुम्हें मेरे यहाँ 10 साल नौकरानी बनकर चुकाना होगा, और अगर नहीं चुका पाई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ब्यू बेशक समझ गई कि मेरी बातें उसे रोकने का तरीका थी। एक मीठी गर्माहट उसमें भर गई और उसने आखिरकार एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई। धीरे से हाँ कर दी। तुम अपने कपड़े कहाँ से खरीदती हो? आमतौर पर गली के कोने वाली सेकंड हैंड दुकान से 5 युआन में पूरा एक सेट मिल जाता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से उन्हें डिसइंफेक्ट करती हूँ। हमेशा साबुन वाले पानी में 3 बार उबालती हूँ, फिर तेज धूप में सुखाती हूँ। उसकी छोटी सी आवाज़ बहुत तेजी से बोल रही थी, जैसे डर रही हो कि मैं उसे इस वजह से नीचा न देखूं। मुझे अचानक एक जगह याद आई। वहां के कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। ब्यू आधा कदम लड़खड़ाई और उसका माथा धीरे से मेरे कंधे की हड्डी से जा टकराया। उसने छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस मुझे अपना हाथ पकड़े रहने दिया। हम गली के कोने पर एक शो विंडो के सामने रुके। कपड़े की दुकान का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। घंटी की आवाज एक ग्रामोफोन की सुस्त धुन से घुल मिल रही थी। ब्यू ने शो विंडो में महंगे कपड़ों को देखा। बेचैनी से अपनी घिसी हुई बाहों के सिरे से खेलने लगी। यहाँ तो बहुत महंगा लगता है। दुकान की मालकिन मेरी माँ की पुरानी क्लासमेट हैं। वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं। महंगा नहीं है, चिंता मत करो। मैंने दरवाजा धकेला। दुकान में अभी अभी इस्त्री की गई सूती कपड़ों की खुशबू थी। काउंटर के पीछे टंटेक्सू ने सिर उठाया। उसकी नजर हमारे आपस में गूंथे हाथों पर गई और आंखों के कोने मुस्कान से सिकुड़ गए। अरे कितनी प्यारी लड़की है। तो नानशेंग,
तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़े चुनवाने लाए हो। ब्यू के कान पूरे लाल हो गए। मुझे उसकी झेम समझ आ गई। मैंने हल्के से उसका हाथ छोड़ दिया। आंटी शू, प्लीज इन्हें कुछ सीजन के कपड़े चुनने में मदद कर दीजिए, और कुछ प्योर कॉटन अंडरगारमेंट्स भी, ए कैटेगरी के। टांटेक्सू ने मुस्कुराकर ब्यू को साथ ले लिया। पर्दा गिरते ही गर्दन से नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। ब्यू को ऐसा लगा जैसे वो मेरी नजरों के सामने खुल गई है और शर्माकर रैक के पीछे सिमट गई। मैं खिड़की के पास पीछे हट गया और बैठ गया। बेतरतीब ढंग से एक सैंपल कैटलॉग पलटने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे की धीमी आवाजें साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। लेस वाला है। तुम्हें मेरी सुनने की जरूरत नहीं। एक औरत को पहले खुद को खुश करना चाहिए। अंडरगारमेंट्स अपने लिए होते हैं। जरूरी है कि तुम्हें पसंद आए। ये सेट तो शैतान नानचेन का सिर पूरी तरह घुमा देगा। अगर तुम्हें पसंद है तो उसे भी तुम पर पहना देखना पसंद आएगा। एक तीर से दो निशाने हैं, है ना? ब्यू ने अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहिए, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आखिर में उसने बस शर्माकर हामी भर ली। अंडरगारमेंट्स चुनने के बाद टांटेक्सू ने कई और आउटफिट ली और पर्दे के पीछे गायब हो गई। कपड़ों की सरसराहट सुनकर मेरी गर्दन पर बारीक पसीना आ गया। मैं खुद को उन्हें पहने हुए इमेजिन करने से रोक नहीं पाया। पर्दा एक झटके में खुला। अजीब लग रहा है ना? ब्यू ने अपनी स्कर्ट पकड़े हुए आधा चक्कर लगाकर पूछा। सुबह की रोशनी उसे शहद जैसे रंग में लपेट रही थी। लगभग पारदर्शी सी उसकी स्कर्ट का निचला हिस्सा लहराते हुए खूबसूरत कर्व बना रहा था। मैंने मुश्किल से निगलते हुए एक झटके में उठकर उसकी शर्ट का कॉलर ठीक किया। दूसरा बटन गलत लगा था। अनजाने में मेरी उंगलियां उसकी चमड़ी को छू गईं। मैंने जैसे करंट लगने पर हाथ हटाया और अपनी घबराहट छुपाने के लिए एक स्ट्रॉ हैट उठाकर उसके सिर पर रख दिया। लगता है तुम दोनों बहुत खुश हो, और ये वाली भी। पर्दा फिर से खुला। एक ट्रांसलूसेंट रेमी फाइबर की ड्रेस ने सुबह की रोशनी में उसकी आउटलाइन खींच दी। मैं अपनी नजरें हटा नहीं पाया। शूली का स्वाद बेदाग है। उसने जो भी आउटफिट चुने सब परफेक्ट बैठ रहे थे। उसे स्टाइलिंग का आदी होता देख मैंने जल्दी से बीच बचाव किया। बस बस शूली, और आउटफिट चुनना बंद करो। मेरा कार्ड जवाब दे जाएगा। किस बात का डर? बाद में अपनी माँ से पैसे लौटा देने को कहना। तेरे पापा तो अपनी बहू पर खर्च करके बहुत खुश होंगे। वैसे मुझे लगा था तुम लोग पहले ही उस स्टेज पर पहुंच गए हो। मैंने दुखी मुस्कान से गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ कर दो। मजाक करते हुए शूली ने मुझे 90% डिस्काउंट का दोस्ताना प्राइस दे दिया। पेमेंट करते वक्त उसने अंडरगारमेंट्स पैक करते हुए मेरे कान में धीरे से कहा, तेरी गर्लफ्रेंड, उसकी बॉडी शूली ने तेरे लिए वैलिडेट कर दी है। मैं खांसते हुए घुट गया। कान लाल हो गए। अपना क्रेडिट कार्ड बीप करते हुए कनखियों से मैंने ब्यू को देखा, जो पंजों पर खड़ी खिड़की के पास एक स्पार्कलिंग नाइट गाउन देख रही थी। सुबह की रोशनी में वो बेहद खूबसूरत और जवान लग रही थी। अचानक एक फ्लैश में पिछली जिंदगी की मूसलाधार बारिश में उसकी दर्दनाक मौत की तस्वीर मेरे दिमाग में फिर कौंध गई। मैंने जोर से मुट्ठियां भींच लीं। चुपचाप एक वादा किया, अपनी पूरी जिंदगी, जब तक मैं सांस लेता हूं, अपनी आंखों के सामने इस बेशकीमती चीज की पूरी ताकत से हिफाजत करूंगा। कपड़े हो गए, बस बेडिंग की कमी है। मैं शॉपिंग बैग लिए आगे आगे चल रहा था। ब्यू मेरे पीछे पीछे, कदम थोड़े धीमे। बीच बीच में मुझ पर नजर डालती। उसकी वर्मी स्कर्ट का लेस वाला किनारा हवा में हल्के हल्के उड़ रहा था। होम सेक्शन चौथी मंजिल पर था। बस जो पसंद आए चुन लो। वैसे भी तुम्हें ही उसमें सोना है। इस वक्त हम बिल्कुल एक छोटे कपल की तरह दुकान में थे। वो थोड़ी नर्वस थी और एक मीठी सी खुमारी में डूबी थी। बेडिंग स्टोर पर पहुंचकर गर्म पीली रोशनियों ने माहौल को बेहद नरम बना दिया था। मैं उसके बगल में ट्रॉली धकेल रहा था। उसे झुककर चुनते देख अजीब सा लग रहा था, जैसे हम नए नवेले जोड़े हों, अपने घर का सामान खरीद रहे हों। ये कहीं ज्यादा महंगा न हो। क्यों महंगा? पसंद है तो ट्राई करो। मैंने एक सिल्क की रजाई उठाकर उसकी बाहों में रख दी। वो बिना कुछ बोले मुस्कुराई। जब मैं रैक के सामने उकड़ू बैठकर फीलिंग कंपेयर कर रहा था, उसने चुपके से उस 4 अंकों की कीमत वाली सिल्क रजाई को वापस रख दिया और एक सस्ती हल्के हरे रंग की धुली कॉटन वाली उठा ली। ये छूने में सॉफ्ट लग रही है। सॉफ्ट? क्या कह रहे हो? क्वालिटी बहुत घटिया है। मैं तुरंत समझ गया। कीमत ने उसे हतोत्साहित कर दिया था। मैंने उठकर उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी। अच्छी बेडिंग से नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, और तुम अब गेस्ट रूम में नहीं सोओगी। एक बार धुल जाने के बाद हम इसे मेहमानों के लिए भी रख सकते हैं। महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और गेस्ट रूम में नहीं सोने का डबल मतलब उसके लिए बिल्कुल अलग हो गया। वो थोड़ी देर को ठिठकी, लेकिन उसकी नजरों में खुशी की एक किरण गुजर गई। आओ, इस गद्दे की स्पोर्ट ट्राई करो। उसे रिएक्ट करने का मौका दिए बिना मैंने उसे एक झटके में मुलायम सिल्क की रजाई पर खींच लिया और उसके सिर के पीछे एक मेमोरी फोम तकिया रख दिया। मेरे हाथ ने उसके कपड़ों के ऊपर से उसकी कमर के खालीपन को हल्के से सहारा दिया। ब्यू अब मुलायम बेडिंग में, गाल हल्के लाल, महसूस कर रही थी, जैसे आसपास की हवा शहद जैसी मिठास से भर गई हो। सब कुछ खरीदने के बाद उसने कार्ट में रंगीन रजाई को थपथपाया और धीरे से शुक्रिया कहा। शुक्रिया? मैं अचानक रुक गया। वो अनजाने में मुझसे टकरा गई। भविष्य में अब और शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। बातों से ज्यादा काम जोरदार होते हैं, और मेरा शुक्रिया अदा करने के बारे में सोचने से पहले तुम्हें हर हाल में कोई भी रिस्क नहीं लेना है। वो हैरान लगी, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। चलो घर चलते हैं। पेमेंट करके और दुकान को डिलीवरी का पता देकर मैं उसे कपड़ों के बैग के साथ घर ले गया। गली के कोने की मिठाई की दुकान से गुजरते हुए ओसेंटिस राइस केक की खुशबू हवा में फैल गई। मैंने गरम गरम राइस केक खरीदा और फूंक मारकर ठंडा करके उसके मुंह के पास ले गया। उसने एक टुकड़ा लिया। थोड़ी सी मीठी ओसेंटस उसके होंठ के कोने पर चिपक गई। मैंने अंगूठे से पोंछ दी। अच्छा है।
हाँ, बहुत मीठा और बहुत खुशबूदार। अगली बार मैं तुम्हें फूड स्टॉल वाली गली में ले जाऊंगा, वहां और भी बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। मेरी बात सुनकर वो मोहित से मेरी पीठ देखती रही। मुझे नहीं पता था कि असल में वो हमेशा से उस वादे को याद रखे हुए थी जो हमने बचपन में पार्क में एक दूसरे से किया था।